68 तक क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी कवर किए हैं। और जो लोग कंटिन्यूसली वीडियोस देख रहे हैं उनको रिपीट हो रहे होंगे टेक्निक्स, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 69, ओके, जस्ट अ मिनट। क्वेश्चन नंबर 69, with reference to the current trends in the cultivation of sugarcane in India, consider the following statements. With reference to the current trend इन द कल्टिवेशन ऑफ शुगर केन इन द कंसिडर द फॉलोइंग, मतलब कि शुगर केन के कल्टिवेशन के करंट ट्रेंड्स में क्या है। तो सेकंड वाला ऑप्शन है, व्हेन द डायरेक्ट प्लांटिंग ऑफ सेट्स इज डन द जर्मिनेशन परसेंटेज इज बेटर विथ सिंगल बर्ड्स सेट्स एज कम्पेयर टू सेट्स विथ मेनी बर्ड्स। एक्चुअली कंपैरिजन वाला जब स्टेटमेंट होता है ना, एक्चुअली ये भी एक ट्रिक है। कंपेयर्ड टू ऐसे आता है ना, कंपेयर्ड टू वर्ड आता है ना, तो एक्चुअली उल्टा होता है, मतलब कि उल्टा करके स्टेटमेंट दिया होता है। सेकंड और थर्ड दोनों स्टेटमेंट में देखो कंपेयर्ड टू किया है, कंपेयर्ड टू, इसलिए कंपेयर्ड टू लार्ज सेट मतलब कि उल्टा होता है, लेकिन जानबूझ के उल्टा करके रॉन्ग स्टेटमेंट बनाते हैं। एक फर्स्ट वाला स्टेटमेंट देख लो, सब्सटेंशियल सेविंग इज सीड मटेरियल इज मेड व्हेन बर्ड चिप सेटलिंग्स आर रेज्ड इन नर्सरी एंड ट्रांसप्लांटेड इन द मेन फील्ड। मतलब कि सेविंग होता है, सब्सटेंशियल सेविंग, ऐसे नहीं बोला कि कुछ भी खर्चा नहीं होता है, ऐसे बोला है। मतलब कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट है कि दिस इज 0% एक्सपेंस, 0 रुपीज़ एक्सपेंसेस, ऐसे नहीं बोला है। स्टेटमेंट में क्या बोला है, सब्सटेंशियल सेविंग, मतलब कि बहुत सारा सेविंग होता है, लेकिन ऐसे नहीं बोला कि कुछ खर्चा ही नहीं होता है, राइट। तो इस हिसाब से 1 इज़ डेफिनेटली करेक्ट, इसलिए ए एंड सी में से आंसर है। तो ए एंड सी, बी एंड डी एलिमिनेट हो गया, 1 करेक्ट है इसलिए। तो 4 देखो, शुगर केन कैन बी कल्टिवेटेड यूजिंग सेटलिंग प्रिपेयर्ड फ्रॉम टिश्यू कल्चर, कैन बी वर्ड है, कैन बी वर्ड है, समझ में आ रहा है, इसलिए 4 इज डेफिनेटली करेक्ट, इसलिए आंसर है सी। सी और डी में से आंसर है। अब 4 के हिसाब से जाओगे तो सी एंड डी में से आंसर है। और फिर 1 को पढ़ना है आपको, सब्सटेंशियल सेविंग, तो वो थोड़ा सा लॉजिकल लग रहा है कि हाँ एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं है, इसलिए 1 इज ऑल्सो करेक्ट। और 2 एंड 3 क्यों क्यों रॉन्ग है, कंपेयर टू जब वर्ड आता है ना, कंपेयर टू, एक्चुअली वो उल्टा कंपैरिजन होता है, लेकिन जिसको जिसको फ़ायदा है उसको, मतलब कि उल्टा करके कंपैरिजन किया होता है, मतलब कि रियल वाला कंपैरिजन ना देके उल्टा कंपैरिजन देके उल्टा स्टेटमेंट बनाया जाता है, इसलिए कंपेयर टू वर्ड अगर आता है तो वो वाला स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, समझ लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। हाँ, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कंसिडर्ड टू बी प्रैक्टिसेस ऑफ इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर। इसका देखो, हाँ आंसर शायद यूपीएससी के के हिसाब से ए आंसर है, 1 2 एंड 3 ओनली। और क्लासेस के, सबके क्लासेस के जो आंसर किए आए थे ना, 1 2 3 एंड 4 आंसर था, राइट। मतलब कि देखो, वर्टिकल फार्मिंग इज़ नॉट इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर, वो अलग है। वर्टिकल वर्टिकल फार्मिंग मतलब कि वो इको फ्रेंडली नहीं है, ऐसे यूपीएससी के के हिसाब से है, लेकिन इसका कुछ ट्रिक नहीं है। तो आपको क्या करना है, बाद में वर्टिकल फार्मिंग के बारे में डिटेल में थोड़ा सा सर्चिंग करना है। इस क्वेश्चन में कुछ लॉजिक नहीं है। इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर में क्या आता है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन, एंटेंसियोमीटर यूज़, ये तीनों आते हैं। लेकिन वर्टिकल फार्मिंग इज़ डिफरेंट, मतलब कि वो एडवांस टेक्नोलॉजी है, इको फ्रेंडली में नहीं आता है वर्टिकल फार्मिंग। तो इसलिए इसका आंसर है 1 2 एंड 3 ओनली। इसमें कुछ लॉजिक वाला नहीं था, इसलिए मैंने इसको स्किप कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 71, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। सी, पब्लिक इन्वेस्टमेंट। अभी मैंने ऑलरेडी आपको बोला है कि 6 स्टेटमेंट वाला भी क्वेश्चन होगा ना, 6 स्टेटमेंट वाला ऑलरेडी बोला है, लास्ट वाली वीडियो में भी बोला था। 6 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में सारे सारे करेक्ट वाला स्टेटमेंट इमीडिएटली निकालो, इसलिए डी को एलिमिनेट करना है। 1 2 3 4 5 6 उसको एलिमिनेट कर दिया, बचा कौन सा, ए बी एंड सी। ए बी एंड सी में से अब आपको जाना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ही देख लो, फर्स्ट ही देख लिया तो भी आपका आंसर आ जाएगा। फिक्सिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑफ ऑल क्रॉप्स, ऑल आया, ऑल मतलब एक्सट्रीम, और 1 जिसमें है वो वाला आंसर करे रॉन्ग है। ए बी एंड डी तीनों में 1 है, सी में 1 नहीं है, इसलिए आंसर इज सी, 2 3 एंड 6 ओनली। बाद में देखो 4 वाला स्टेटमेंट में देखो, फ्री इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू द फार्मर्स, फ्री में इलेक्ट्रिसिटी कभी मिलती है, नहीं। देन 5, वेवर ऑफ एग्रीकल्चर लोन्स बाय बैंकिंग सिस्टम्स, बैंकिंग मतलब कि एग्रीकल्चर लोन का वेवर कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगा, बैंक नहीं करेगी, राइट। गवर्नमेंट ने वेवर किया अगर एग्रीकल्चर लोन का तो ठीक है, लेकिन ऑल दिस थिंग्स 1 4 एंड 5 कर भी लिया तो ये सब्सिडीज होंगी, ये इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। देखो
मिनिमम सपोर्ट प्राइस अगर फिक्स किया तो उसमें इन्वेस्टमेंट क्या हो गया? वर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है? पब्लिक इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट क्या हो गया? फिक्स एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस अगर फिक्स किया तो उसमें इन्वेस्टमेंट क्या है? 4 में भी फ्री इलेक्ट्रिसिटी दिया तो इन्वेस्टमेंट क्या है? वो तो सब्सिडी हो गई। इन्वेस्टमेंट उसको बोलते हैं जिससे कुछ ना कुछ एसेट क्रिएट होता है। एसेट समझ रहे हो आप? कैपिटल एसेट। 5 में भी देखो लोन लोन माफ कर दिया, उसमें भी कुछ क्रिएट तो नहीं हुआ। लेकिन 2, 3 एंड 6 में देख लो। 2 में देखो कंप्यूटराइजेशन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर, कंप्यूटर्स लाना पड़ेगा। 3 में क्या है? सोशल कैपिटल डेवलपमेंट, मतलब कि लोगों को मतलब कि सोसाइटी में लोगों को थोड़ा सा ज्ञान देना पड़ेगा, या एग्रीकल्चर में हाँ ऐसे करो, मतलब कि अवेयरनेस टाइप, राइट? सोशल कैपिटल डेवलपमेंट मतलब कि अवेयरनेस बढ़ाओ, तो उसके लिए ट्रेनर लाने पड़ेंगे, ट्रेन करना पड़ेगा, मतलब कि उसमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट है। और 6 क्या है? सेटिंग अप ऑफ कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी लानी पड़ेगी, तो उसमें भी पैसा जाएगा, इन्वेस्टमेंट होगा। तो मतलब कि सब्सिडी में और इन्वेस्टमेंट में फ़र्क है। 1, 4 एंड 5 आर सब्सिडीज एंड 2, 3 एंड 6 आर इन्वेस्टमेंट। और ऊपर से 1 में क्या बोला है? ऑल क्रॉप्स एट दिस मोमेंट ओनली 23 या 24 क्रॉप का एमएसपी फिक्स किया जाता है, इसलिए सी इज द आंसर। 2, 3 एंड 6 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। आई थिंक आई एम गोइंग मच, एक्चुअली मैं क्या करता हूँ ना, बहुत डिटेल में जाने की कोशिश करता हूँ, इसलिए वीडियोस थोड़े लंबे हो जाते हैं। लेकिन मेरा मकसद यही होता है कि आप लोगों को डिटेल में समझ में आए, इसलिए प्लीज़ वीडियो लंबा दिखे तो आप ऐसे मत सोचना कि बहुत बोरिंग है, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। यू मस्ट, जिनको फ़ायदा हो रहा है उनको पता है कि आधे घंटे का वीडियो है, 15 क्वेश्चन आधे घंटे में कवर होते हैं अराउंड अबाउट। लेकिन जितने डिटेल में मैं जाता हूँ ना एक क्वेश्चन के, नोबडी गोज इन द मतलब कि यूट्यूब में जो भी वीडियोस बनाते हैं ना, इतने डिटेल में कोई नहीं जाएगा, ओनली आपको 2-3 ट्रिक बताएंगे, वही रिपीट। तो आई होप कि यू आर गेटिंग माई पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 72। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टर्म इंटरेस्ट कवरेज रेशो? इंटरेस्ट कवरेज रेशो का मीनिंग क्या है? देखो 3 वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? द हायर बोरोइंग फर्म्स लेवल ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशो द वर्स इज इट्स एबिलिटी टू सर्विंग इट्स डेबिट। मतलब कि बोरोइंग फर्म का लेवल अगर इंटरेस्ट कवरेज का हायर है तो ये भी हायर होना चाहिए, ये क्यों उल्टा होगा? तो ऐसे जब होता है ना, एक्चुअली यहाँ पे लॉजिक नहीं है, ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा आपके मन में घंटी बजनी चाहिए। एक हायर बोल रहा है, मतलब कि इंटरेस्ट कवरेज रेशो हायर बोल रहा है, और एबिलिटी ऑफ सर्विंग इट्स डेबिट लो, वर्स्ट बोल रहा है, वर्स बोल रहा है। द वर्स मतलब कि वर्स मतलब कि एक्सट्रीम वर्ड हो गया, मतलब कि एक्सट्रीम वर्ड आ गए। द हायर, हायर ठीक है, हायर ठीक है, हाईएस्ट नहीं बोला, लेकिन द वर्स ऐसे नहीं कि बैड वगैरह नहीं यूज़ किया। वर्ड वर्स मतलब एक्सट्रीम की, इतना गंदा है कि बस डेबिट ही वो सर्व नहीं कर सकते, ऐसे टाइप का उन्होंने वर्ड यूज़ किया, इसलिए 3 इज रॉन्ग, इसलिए सी एंड डी इज एलिमिनेटेड। तो 2 इज डेफिनेटली करेक्ट। ए एंड बी दोनों में 2 है, तो 2 क्या है? इट हेल्प्स, मैंने ऑलरेडी बोला है, इट हेल्प्स, इट यूजेस, इट इम्प्रूव्स, ऐसे वर्ड जब आते हैं ना तो वो स्टेटमेंट डेफिनेटली करेक्ट होते हैं। तो 1 एंड 2 दोनों में इट हेल्प्स है, आगे का आप पढ़ लेना, कुछ एक्सट्रीम वर्ड अगर नहीं है। इट हेल्प्स एंड सेकंड में भी इट हेल्प्स, तो इट हेल्प्स मतलब इट इज़ डेफिनेटली करेक्ट स्टेटमेंट, तो इसलिए 1 एंड 2 ओनली इज द आंसर। तो मैं आपको ऐसे वाले टेक्निक्स अगर याद करने तो फिर से वीडियोस देखने हैं, या जो पहली बार देख रहे हैं उनको पिछले वाले वीडियोस देखने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बोला इट हेल्प्स, इट यूजेस, इट इम्प्रूव्स, इट मतलब कि ऐसे मतलब कि समझ रहे हो आप कि हाँ, ये अच्छा करने वाली चीज़ें जब होती है ना स्टेटमेंट में, तो वो स्टेटमेंट्स करेक्ट होते हैं, क्योंकि अच्छा सबको पसंद है, अच्छा दुनिया सबको अच्छा चाहिए, सबको 70 मार्क्स से 110 तक जाना है, इसीलिए ये ऐसे क्वालिटी नोट्स, क्वालिटी वीडियोस आपको देखना चाहिए। दुनियादारी के 4 घंटे की वीडियो देख के कुछ नहीं होने वाला है, आधे आधे घंटे के 2 वीडियो 3 वीडियो डेली देखो, आपको इतना फ़ायदा होने वाला है कि पूछो मत। मतलब कि जो जो सिंसियरली देख रहे हैं ना वो लोग, देखो 2020 का प्रीलिम्स तो कितने कितने बच्चे होने वाले हैं? 7 लाख बच्चे एग्ज़ाम लिखेंगे, 7-8 हज़ार 9 हज़ार क्वालिफाई होंगे, उसमें आप में से 1000 लोगों का नंबर लग गया तो बहुत अच्छा है, इस टेक्निक्स की वजह से, नोट्स की वजह से, और आपकी खुद की मेहनत तो है। मतलब कि आई एम नॉट सेइंग कि ये टेक्निक और ये नोट्स पढ़ो तो हो गया, यू आर ऑलरेडी डूइंग योर हार्ड वर्क, लेकिन हार्ड वर्क करके भी रिजल्ट्स नहीं आ रहे, 70 तक ही जा रहे। मतलब कि मुझे पता है मैक्सिमम ऑफ यू ऑल आर अराउंड 65 to 70, मैक्सिमम मतलब ऑलमोस्ट 90% जो सिंसियरली पढ़ाई करते हैं ना, वो 65 to 70। आप मुझे बोलोगे कैसे इनको पता कि 65 to 70 मार्क्स आ रहे हैं आपके सबके, जो भी पहली बार ये वीडियो देख रहा है ना,
ऑलरेडी जिन्होंने ऑलरेडी देखे हैं उनके मार्क्स ऑलरेडी इंप्रूव है। जो पहली बार ये वीडियो देख रहा है ना, आई एम 100% श्योर उसका स्कोर है 65 to 70। वो 1 साल से पढ़ रहा है, बस सारी एनसीईआरटी पढ़ ली, सारा पढ़ लिया, फिर भी इम्प्रूव ही नहीं हो रहा है, 65 to 70 आ रहा है। तो उसका मतलब कि रीज़न ये है कि ये है ट्रिक्स आर द मिसिंग, नोट्स आर मिसिंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस इज मिसिंग, राइट। तो इसलिए इसका आंसर है 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, which of the following factors or policies were affecting the price of rice in India in recent past? राइस की प्राइस कौन कौन अफेक्ट करता है? तो सेकंड एंड थर्ड देखो, गवर्नमेंट वर्ड आया, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी, गवर्नमेंट की ही पॉलिसी है, तो गवर्नमेंट ट्रेडिंग एंड गवर्नमेंट स्टॉक पाइलिंग, ये तो अफेक्ट करेगा। तो 2 and 3 साइमल्टेनियसली कहाँ है? सी एंड डी में है, तो सी एंड डी, मतलब कि ए एंड बी तो आंसर नहीं है, क्योंकि 2 and 3 साइमल्टेनियसली गवर्नमेंट वाला पार्ट तो होना चाहिए, लेकिन सी और डी में से डी क्यों? तो आपको समझ लेना चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, आपको पता है प्राइस का वर्ड आ गया, अफेक्टिंग द प्राइस, और पहला स्टेटमेंट क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस वर्ड आ गया, इसलिए 1। और कंज्यूमर सब्सिडी, कंज्यूमर को सब्सिडी देगा तो वहाँ पे भी प्राइस में इफेक्ट होगा, तो इसलिए 4 आंसर है, 1 2 3 4। तो आप एक डिफरेंस और समझ रहे हो, मैंने यहाँ पे 71 क्वेश्चन में बोला था 6 स्टेटमेंट वाले में ऑल करेक्ट वाला रॉन्ग होता है, लेकिन 4 स्टेटमेंट वाले में, 3 स्टेटमेंट वाले में ऐसा गारंटी नहीं है कि ऑल स्टेटमेंट रॉन्ग है, या ऐसा नहीं है। ओनली 6 या 7 स्टेटमेंट वालों को वो यूनिवर्सली अप्लाई होता है, कि डी तो आंसर नहीं होता है, डी मतलब ऑल करेक्ट वाला स्टेटमेंट नहीं होता है आंसर, 6 या 7 ऑप्शन अगर है तो। गेटिंग माई पॉइंट? तो आई विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखो, द वैल्यू ऑफ इंडो श्रीलंका ट्रेड हैज़ कंसिस्टेंटली इंक्रीज, कंसिस्टेंटली वर्ड आया इसलिए रॉन्ग है, तो ए एंड डी इज डेफिनेटली इलिमिनेटेड, क्योंकि ए एंड डी में दोनों में 1 है। तो बी एंड सी में से आंसर है आइदर 2 ओनली और 3 ओनली। अब 2 and 3 में से देखो, 3 पहले देखते हैं। इन द लास्ट 5 years नेपाल हैज़ बीन द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, लार्जेस्ट वर्ड आया, लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, इसलिए 3 इज रॉन्ग। लेकिन 2 देखो, टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल आर्टिकुलेट कंस्टिट्यूट एन इम्पॉर्टेंट आइटम ऑफ ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, मतलब कि ये एक इम्पॉर्टेंट आइटम है, यहाँ पे ऐसे बोला है क्या? इट इज़ ओनली आइटम, या इंडिया एंड बांग्लादेश इज द लार्जेस्ट पार्टनर्स इन दिस टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल आर्टिकल बिजनेस। उन्होंने बोला है कि इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, कंस्टिट्यूट एन इम्पॉर्टेंट आइटम। तो कंस्टिट्यूट वर्ड भी जब आता है ना, कंस्टिट्यूट इज लाइक वन ऑफ द, कंस्टिट्यूट का मीनिंग क्या हो गया? इट इज़ वन ऑफ द अदर आइटम्स, इट इज़ वन ऑफ द अदर आइटम्स, कंस्टिट्यूट का मीनिंग मतलब कि कंस्टिट्यूएंट्स, राइट। वन ऑफ द वर्ड आता है, फ्यू ऑफ द या कंस्टिट्यूट, ऐसे वर्ड से वो वाला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है, इसलिए बी इज द आंसर, 2 ओनली। एंड 3 क्यों रॉन्ग है? क्योंकि लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन साउथ एशिया, और ऊपर से लास्ट 5 years कंसिस्टेंटली, लास्ट 5 years मतलब कि ये भी एक लॉजिक वाला चीज़ है कि कंसिस्टेंटली टाइप ही हो गया, राइट। ओनली इस स्टेटमेंट में कंसिस्टेंटली वर्ड यूज़ नहीं किया, लेकिन लास्ट 5 years मतलब उसका मतलब यही हो गया ना, इसलिए 2 ओनली इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ऑल द 4 कंट्री मेंबर्स ऑफ G20? अभी ये आपको याद रखने की चीज़ है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, मतलब कि आपको G20 के मेंबर्स पता ही होने चाहिए। तो मैंने ऑलरेडी क्या किया है ना, सारे ग्रुपिंग जो होते हैं, सारे ग्रुपिंग, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो, G20 हो, G7 हो, जो भी है, तो मेरे नोट्स में जो PYQ एनालिसिस के नोट्स है उसमें सारे G20 G7 जितना भी करंट में आता है, वर्ल्ड बैंक, इंडियन मॉनेटरी फंड, एवरीथिंग, तो सबके नोट्स है, मतलब कि स्टैटिक के भी नोट्स है, करंट के भी नोट्स है। जिनको डाउट है कि यार कि इसके बारे नोट्स एक्चुअली है क्या, एक्चुअली दोज आर द नोट्स वन पैकेज ऑल, मतलब कि उसमें करंट भी है, पॉलिटी भी है, इकोनॉमी भी है, करंट के इंस्टीट्यूशन भी है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन भी है, इंडियन गवर्नमेंट के भी इंस्टीट्यूशन है, नीति आयोग भी है, एवरीथिंग इज देयर, वट एवर आई कुड फिल्टर आउट फ्रॉम दिस क्वेश्चन पेपर्स वो सब है। और ऊपर से ये ऑप्शन में जितने भी कंट्रीज आए ना, तो अभी इनको आपको सर्च करना है, मतलब कि इसमें अपने एनसीईआरटी में कहीं कहीं है क्या ये कंट्रीज, उनके बाजू में कौन सा कंट्री है, क्या है, राइट। तो आई विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर है ए, अर्जेंटीना, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, टर्की, बट ये रिमेंबर वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 76, तो इसमें देखो, हाँ, अंडर द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम शॉर्ट टर्म क्रेडिट शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट पूछा है। तो शॉर्ट टर्म मतलब कि थोड़े टाइम के लिए,
और फिफ्थ वाला क्या है बोलो, हाँ फिफ्थ वाला देखो, हाँ कंस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली हाउस एंड सेटिंग अप ऑफ विलेज कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी। देखो फिफ्थ वाले स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि फैमिली हाउस लाइफ में एक बार होता है, राइट। तो शॉर्ट टर्म लोन कैसे होगा, वो तो लॉन्ग टर्म लोन हो गया, 20 साल 25 साल लगेंगे उसको। मतलब कि आप जब आपने सुना होगा फ्लैट का वगैरह अगर लोन लेते हैं लोग या होम लोन लेते हैं तो 20-20 साल के हफ्ते होते हैं, उसके ईएमआई होते हैं। तो हाउ इट कैन बी शॉर्ट टर्म लोन। और विलेज कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, मतलब कि पूरे विलेज का एक कोल्ड स्टोरेज, वो भी शॉर्ट टर्म नहीं होगा, वो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। इसलिए 5 एलिमिनेट कर दिया। तो ए सी एंड डी 5 है, इसलिए एलिमिनेट हो गया, डायरेक्ट आंसर आ गया बी 1 3 एंड 4 ओनली। और ऊपर से सेकंड वाला भी पढ़ लो आप, परचेस ऑफ कंबाइन हार्वेस्टर ट्रैक्टर एंड मिनी ट्रक्स, इनको भी बहुत पैसा चाहिए। ये दोनों स्टेटमेंट को, दो सेकंड एंड 5 को बहुत पैसा चाहिए, तो वो भी एक लॉन्ग टर्म लोन है। लेकिन फर्स्ट देखो वर्किंग कैपिटल, जस्ट डेली यूज के लिए कैपिटल चाहिए फार्मिंग के लिए। थर्ड क्या है, कंजम्पशन रिक्वायरमेंट, मतलब कि डेली लाइफ के लिए पैसा चाहिए। फोर्थ क्या है, पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस, मतलब कि हार्वेस्टिंग होने के बाद बाजार में जाने तक, मार्केट तक पहुंचने तक जो छोटा पैसा चाहिए, ट्रक का भाड़ा वगैरह। मतलब कि समझ रहे हो कि दिए हुए स्टेटमेंट में कौन से ऑप्शन का खर्चा बहुत बड़ा है, कौन से ऑप्शन का खर्चा बहुत छोटा है। क्रेडिट सपोर्ट पूछा है ना, तो वो दिमाग आपको लगाना है उधर ऑन द स्पॉट। कितना भी पढ़ो आप, सारी चीज़ें प्रिपेयर करके नहीं जा सकते, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन वो जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी आपकी डेवलप होगी ना, ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस के वीडियोस देख के, मेरे विचार सुन के कि हाँ ये ऐसे होता है वो ऐसे होता है, आपके खुद के भी वहाँ पे डेवलप हो जाएंगे ऑन द स्पॉट। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नोट से रिपीट होता है तो और भी अच्छी बात है, उसमें 10 15 20 उसमें रिपीट हो जाएंगे आपकी टेक्निक की वजह से 10 15, और नए टेक्निक आपको ऑन द स्पॉट आएंगे उससे 4 5। तो ऑलमोस्ट आपको 30 क्वेश्चन तक ऑन द स्पॉट आप करेक्ट करने वाले हो, तो 40-50 मार्क तो आराम से बढ़ने वाले हैं आपके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। देखो थर्ड वाला स्टेटमेंट डायरेक्टली देख लो, मैं डायरेक्टली एक क्वेश्चन पूछता हूँ विच इज द करेक्ट। थर्ड वाला मैंने बहुत बार बोला है कि नाउ नाउ जिस स्टेटमेंट में आता है ना, नाउ वो स्टेटमेंट रॉन्ग होता है, अप्लाई हो रहा है। और ऐसे 5 या 10 क्वेश्चन हो गए ऑलरेडी। थर्ड वाला क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ नाउ एडॉप्टेड WPI। नाउ नाउ वर्ड आया, इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसलिए सी एंड डी एलिमिनेट हो गया। तो ए एंड बी बचा, ए एंड बी में 2 ओनली तो है ही, तो 2 को पढ़ो ही मत, आप खुद ही पढ़ना, मैं स्किप करता हूँ, डायरेक्ट 1 पढ़ता हूँ। The wavelength of food in consumer price index, sorry, the weightage of food in consumer price index is higher than that in the wholesale price index। तो ये वाला करेक्ट है, ये वाला फैक्ट आपको पता होना चाहिए था। अभी यहाँ देखो, यहाँ पे कंपेयर्ड वर्ड आया क्या, कंपैरिजन ही किया है, लेकिन मैंने ऑलरेडी बोला कंपेयर्ड टू कहीं पे आया था, सॉरी, हाँ हाँ, ये 69 क्वेश्चन में कंपेयर्ड टू डाला था उन्होंने। कंपेयर्ड टू जब आता है ना तो उनको हिंट देना है कि ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। लेकिन यहाँ पे भी कंपैरिजन वाला ही स्टेटमेंट है फर्स्ट वाला, लेकिन कंपेयर्ड टू वर्ड डाला है क्या उन्होंने, जस्ट उन्होंने ऐसे कंपैरिजन किया कि इट इज़ हायर देन दैट ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स, मतलब कि वहाँ पे ऐसे कंपेयर्ड टू वर्ड डाला क्या, ऐसे लिख सकते थे द वेटेज ऑफ फूड इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज हायर देन दैट इन होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंपेयर टू डाल सकते थे वहाँ पे कहीं पे कंपैरिजन वाला स्टेटमेंट, लेकिन कंपेयर टू नहीं डाला, क्यों, क्योंकि उनको एक करेक्ट स्टेटमेंट देना था, इसलिए। और फिर से मतलब कि 3 वाला तो हमने एलिमिनेट कर दिया नाउ की वजह से, तो इसका आंसर हो गया ए 1 एंड 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 78। तो ये रिवर एंड फ्लोज इनटू, मतलब कि कौन सी रिवर किस में जाती है, तो इसका आंसर है ना, ये बहुत मतलब कि ज्योग्राफी के एनसीईआरटी डिटेल में जिन्होंने पढ़े होंगे ना, उन्हीं को इसका आंसर आना चाहिए था ऐसे। लेकिन मेरा एक लॉजिक है, आपको बोला था मैंने, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है ना, इम्पोर्टेंट और बहुत बड़ी, वो वाले तो डेफिनेटली करेक्ट होते हैं। जैसे इंडियन ओशन, फोर्थ वाले ऑप्शन में देखो, इंडियन ओशन बहुत बड़ा ओशन है, उसके बारे में सबको पता होना चाहिए। जैसे मैं बोलता हूँ कि महात्मा गांधी के बारे में अगर कोई ऑप्शन है तो वो करेक्ट होता है, या बहुत बड़ी नदी हो, रिवर है, जैसे कि गंगा रिवर, यमुना रिवर, उन रिवर्स के बारे में अगर कोई ऑप्शन है तो वो डेफिनेटली करेक्ट होता है। तो उस हिसाब से इंडियन ओशन वाला स्टेटमेंट तो डेफिनेटली करेक्ट होना चाहिए मेरे लॉजिक से। तो वहीं पे आपने ए एंड बी को एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि सी एंड डी में वो इंडियन ओशन दिया है, फोर्थ ऑप्शन ओनली सी एंड डी में दिया है, ए एंड बी, तो वहीं पे एलिमिनेट हो गया आपका। वहीं पे आपका आधा काम 50% में, तो आप वहीं पे आ गए। बचा कौन सा, 3 3 एंड 4 ओनली, और 1 2 3 4 ओनली, 1 2 4 ओनली। तो आइदर 3 इज करेक्ट और 1 एंड 2 इज करेक्ट।
अभी 1 एंड 2 में भी देखो, अंडमान सी बहुत छोटा है, इरिश सी, इरिश तो कहाँ है, छोटा सा, बहुत पता नहीं, लेकिन कैस्पियन सी देख लो, इंडियन सी के बाद कैस्पियन सी भी थोड़ा सा मतलब बड़ा सा ओशन ही है, मतलब कि कैस्पियन सी बहुत फेमस भी है, बार बार क्वेश्चन पेपर में आता रहता है। तो उस लॉजिक से 3 एंड 4 ओनली इज द आंसर। मतलब कि आपको ये याद लाना है कि यूपीएससी ऐसी बहुत ही कॉर्नर की चीज़ें अगर ऑप्शंस में दिया कि कोई पढ़ेगा ही नहीं, इरिश सी कौन पढ़ेगा, इरिश सी किसी ने पढ़ा होगा, या अंडमान सी रेयरली कोई पढ़ेगा। आप हमारे मतलब कि इट इज़ डिफिकल्ट, क्योंकि ये छोटा सा सी है, लेकिन कैस्पियन सी के बारे में बहुत बार पढ़ा जाता है, क्योंकि हाँ ये बॉर्डरिंग कंट्रीज है, ये बहुत मतलब कि मिडिल ईस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट वाला सी है। तो उस लॉजिक से भी आपको सोचना है, इसलिए इसका आंसर है 3 एंड 4 ओनली। क्वेश्चन नंबर 79 का ए ऑप्शन देख लो। डायरेक्टली मैं आंसर ऑप्शन का डायरेक्ट जो एक्सट्रीम वाला वर्ड है एंड में, वो बाकी का आप पढ़ लो। अनलिमिटेड इन एनी, इन द केस ऑफ, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट पढ़ता हूँ पूरा, इन द केस ऑफ ऑल, ऑल वर्ड आया, बाद में एंड में अनलिमिटेड वर्ड आया, इन एनी स्टेट आया, मतलब कि 3 एक्सट्रीम वर्ड्स है, इसलिए 1 इज रॉन्ग। एंड सेकंड में क्या है, सेकंड में नेवर वर्ड एक्सट्रीम है, एनी वर्ड एक्सट्रीम है, मतलब कि in the case of cereals and pulses the MSP is fixed in any state and will never rise, ऐसे never and any word की वजह से वो भी wrong है, इसलिए D is the answer, neither one nor two, दोनों wrong है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 विथ रेफरेंस टू, आई थिंक कहाँ तक जाना है हमें, 84 तक जाएंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 80 विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो मैंने ऑलरेडी बोला था आपको कल वाले क्वेश्चन पेपर में, देखो ये एक क्वेश्चन आया था, कमर्शियल पेपर, पार्टिसिपेटरी नोट, कॉल मनी एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ऐसा 4 ऑप्शन थे, और कोई क्वेश्चन था, लेकिन उस क्वेश्चन को, उस ऑप्शंस को आपको सर्च करके रखना था, तभी ये वाला क्वेश्चन आप आराम से कर पाते थे। लेकिन और एक ट्रिक है, और ये तो हुआ सर्च किया, नोट्स निकाले, इसकी वजह से आप कर ही पाते थे, लेकिन लॉजिक कैसे देखो, सेकंड वाला स्टेटमेंट देखो, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज अ लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय, मतलब कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की डेफिनेशन भी दे दी, और कौन इशू करता है वो भी बोला सेकंड वाले में, इसलिए वो रॉन्ग है। क्यों बताता हूँ आपको, कैसे जाना है आंसर तक। और फर्स्ट वाला देख लो, कमर्शियल पेपर इज अ शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट, वहाँ तक रुक गए, उन्होंने बोला क्या, इशूड बाय दिस वन, इशूड बाय आरबीआई, इशूड बाय गवर्नमेंट, मतलब कौन इशू करता है उसके बारे में बोला क्या, कमर्शियल पेपर, इसलिए 1 इज रॉन्ग, 1 इज करेक्ट, क्योंकि सेकंड वाले में उन्होंने उसकी डेफिनेशन भी दे दी और कौन इशू करता है वो भी दे दिया, इसलिए इशूड बाय वर्ड को मैंने अंडरलाइन किया। तो ऐसे इशूड बाय जब आता है ना, इशूड बाय या बिलोंग्स टू मैंने बोला है, तो वो वाले स्टेटमेंट रॉन्ग होते। थर्ड वाले में भी देख लो, कॉल मनी इज अ शॉर्ट टर्म फाइनेंस यूज्ड फॉर इंटरबैंक ट्रांजेक्शन, यूज्ड फॉर, यूज वाला वर्ड आ गया, यूज आया, इसलिए 3 इज डेफिनेटली करेक्ट। तो यूज वाले वर्ड से ही आप ए एंड बी को एलिमिनेट कर सकते हैं, और सी एंड डी में से आंसर है 3। और 4 में देखो फिर, जीरो कूपन बॉन्ड आर द इंटरेस्ट बियरिंग शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स इशूड बाय, मतलब कि इशूड बाय आ गया फिर से, मतलब कि कोई और इशू करता होगा, या इसकी डेफिनेशन ही रॉन्ग दिए, लेकिन उन्होंने हिंट दिया कि इशूड बाय भी याद रखना है, डेफिनेशन भी याद रखना है, मतलब कि एक ही स्टेटमेंट में दो दो फैक्ट उन्होंने चेक किया, और 1 एंड 3 में ओनली एक डेफिनेशन दे दिया, उसका यूज दे दिया, उस हिसाब से 80 का आंसर हो गया 1 एंड 3 ओनली। आई होप यू आर गेटिंग टैलेंट, मतलब कि आपको धीरे धीरे ऐसे टेक्निक्स मिल रहे कि हाँ आप खुद भी थिंक करना शुरू करते होंगे कि हाँ यार ये लॉजिकल लग रहा है, राइट। तो आई विल मूव टू द, इसका आंसर है 1 एंड 3 ओनली 80 का। तो आई विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to the foreign direct investment in India, which one of the following is considered its major characteristics, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो ये तो लॉजिकल वाला नहीं है, ये आपको पता ही होना चाहिए, लेकिन देखो मैंने ऑलरेडी बोला है, डेबिट सर्विसिंग अगर आता है, मतलब कि बी एंड सी में डेबिट वर्ड आया है, डेबिट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और बी एंड सी में डेबिट, कैसे डेबिट आया देखो, इट इज़ लार्जली नॉन डेबिट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो, एंड सी में इट इज़ इन्वेस्टमेंट विच इन्वॉल्व्स डेबिट सर्विसिंग, मतलब कि एक दूसरे से अगेंस्ट स्टेटमेंट है। तो उस लॉजिक से मैंने ऑलरेडी बोला, या तो एक दो स्टेटमेंट में कुछ सिमिलैरिटी है, मतलब कि 4-5 वर्ड कॉमन है, या एक दूसरे के एग्जैक्टली अपोजिट स्टेटमेंट्स है ना, उसमें से आंसर होता है। तो बी एंड सी आर एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर, इसलिए बी और सी में से आंसर है, उतना हमें पता हो गया। और
बी में देखो इट इज लार्जली नॉन डेबिट, लार्जली नॉन डेबिट, ऐसे लार्जली वर्ड डाल दिया उन्होंने, ऐसे बोला क्या, इट इज ओनली नॉन डेबिट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो, या इट इज टोटली नॉन डेबिट क्रिएटिंग, मतलब कि लार्जली ऐसा वर्ड डाल के उन्होंने क्या किया कि एक एक ऐसा एक्सट्रीम वाला एलिमेंट निकाल दिया स्टेटमेंट से। लार्जली मतलब ऐसे नहीं कि ओनली नहीं है, लार्जली का मतलब अलग है, ओनली का मतलब अलग है। लार्जली मतलब कि आप सोच सकते हो 40-50%, राइट। लार्जली का मतलब 51% मैक्स, समझ रहे हो। एंड सी में क्या है, इट इज इन्वेस्टमेंट विच इन्वॉल्व्स डेबिट सर्विसिंग, तो इसलिए सी वाला रॉन्ग है, बी वाला करेक्ट है क्योंकि लार्जली है। लेकिन बी एंड सी में तो थोड़ा सा आपको पता ही होना चाहिए, लेकिन बी एंड सी में से आंसर है वो तो आप निकाल सकते हैं। और डी क्या है, इट इज़ इन्वेस्टमेंट मेड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटी। देखो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मतलब FII और FDI, उसमें फ़र्क है, वो तो आपको थोड़ा बेसिक तो पता होता है। एंड इट इज़ इन्वेस्टमेंट, ए वाला स्टेटमेंट क्या है, इट इज़ द इन्वेस्टमेंट थ्रू कैपिटल इंस्ट्रूमेंट इसेंशियली इन लिस्टेड कंपनी, इसेंशियली वर्ड डाल दिया कि ओनली लिस्टेड कंपनी, मतलब कि इसेंशियली का मीनिंग ही हो गया ओनली, ओनली लिस्टेड कंपनी, तो उस लॉजिक से ए भी एलिमिनेट हो गया, इसेंशियली वर्ड, ओनली वर्ड, इसकी वजह से। लेकिन बी में क्या है, इट इज़ लार्जली नॉन डेबिट, ऐसे नहीं बोला कि ओनली नॉन डेबिट, इसलिए इसका आंसर है बी। तो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। इकोनॉमी का थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं लॉजिक लगाना, लेकिन आई एम होपिंग कि आप समझ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 82, देखो 82 में डायरेक्टली मैं आपको एक ट्रिक ऑलरेडी बहुत बार बोला है, ऑब्लिक वाला स्टेटमेंट, फोर्थ वाला डायरेक्ट जाओ आप। इंडिया सफर्स फ्रॉम एन ओवरऑल ट्रेड ऑब्लिक करंट अकाउंट डेफिसिट, ओवरऑल, ओवरऑल वर्ड आ गया, ऐसे नहीं बोला कि मतलब कि वो एक्सट्रीम वर्ड नहीं है, लेकिन ट्रेड ऑब्लिक करंट मतलब कि ऑब्लिक वाला स्टेटमेंट आ गया, इसलिए 4 इज डेफिनेटली करेक्ट। 4 डेफिनेटली करेक्ट है तो ए एंड सी एलिमिनेट हो गया, ओनली बी और डी में से आंसर है क्योंकि 4 है बी में एंड डी में। तो अब बचा आपको क्या करना है, 2 को पढ़ो। इंडियाज इम्पोर्ट ऑफ आयरन, स्टील, केमिकल, फर्टिलाइजर्स एंड मशीनरी हैव डिक्रीज्ड इन रिसेंट ईयर्स। ये थोड़ा सा वियर्ड टाइप स्टेटमेंट है कि इंडिया का इम्पोर्ट, ये इतनी सारी चीज़ों का इम्पोर्ट अगर इंडिया में कम हुआ तो फिर ओवरऑल डेफिसिट क्यों रहेगा। फोर्थ वाला स्टेटमेंट क्या है कि इट इज़ ओवरऑल ट्रेड और करंट अकाउंट डेफिसिट बोल रहा है, फोर्थ वाला ऑब्लिक वाले लॉजिक से हमने करेक्ट माना है, राइट। तो फिर फोर्थ के बाद अगर आप 2 वाला पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि इतनी सारी चीज़ों का अगर इम्पोर्ट कम हुआ है तो फिर ट्रेड डेफिसिट क्यों रहेगा। तो उस हिसाब से 2 एंड 4 साइमल्टेनियसली नहीं आ सकते, इसलिए बी इज ऑल्सो एलिमिनेटेड एंड आंसर बिकम्स डी, 1, 3 एंड 4 ओनली। तो 1 क्या है, इंडियाज मर्केंडाइज एक्सपोर्ट आर लेस देन इट्स कंपेयर्ड मर्केंडाइज इम्पोर्ट। एंड थर्ड क्या है, इंडियाज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज आर मोर देन इट्स इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज। देखो यहाँ पे भी 1 एंड 3 में भी कंपैरिजन हुआ है, लेकिन कंपेयर टू वर्ड आया है क्या, तो मैं आपको ट्रिक बोल रहा हूँ कि जब कंपेयर टू वर्ड आता है और कंपैरिजन किया होता है तो वो वाला स्टेटमेंट रॉन्ग होता है, लेकिन कंपेयर टू वर्ड बिना यूज किया अगर कंपैरिजन हुआ ना तो वो वाला स्टेटमेंट करेक्ट होता है। तो ध्यान से सुनना, कंपेयर्ड टू वर्ड डाल के अगर कंपैरिजन हुआ तो वो वाला स्टेटमेंट रॉन्ग, लेकिन कंपेयर्ड टू कंपैरिजन वर्ड बिना यूज करके कंपैरिजन किया, यहाँ पे कंपैरिजन है 1 एंड 3 में दोनों में, मतलब कि 1 में भी कंपैरिजन की किसी चीज़ की और 3 में भी कंपैरिजन है, मोर देन, लेस देन वगैरह, लेकिन कंपेयर टू वर्ड नहीं है, इसलिए 1 एंड 3 इज आल्सो करेक्ट। एंड 4 तो हमने ऑब्लिक वाले लॉजिक से करेक्ट माना है, इसलिए 1, 3 एंड 4 ओनली। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 83, द टर्म वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट समटाइम्स फाउंड इन न्यूज रेफर्स टू ग्रेड ऑफ, इसका आंसर है क्रूड ऑयल। अब देखो एक बार नॉर्थ, कुछ तो क्वेश्चन आया था, नॉर्थ सी, नॉर्थ कौन सा आया था, आई एम नॉट गेटिंग, नॉर्थ सी में, हाँ कोई तो आया था एक ऑयल के बारे में ही एक है, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। तो उस क्वेश्चन पेपर से आपको सर्च करना था और सर्च करके वो वाला पेज सर्च किया ना विकिपीडिया का, तो डायरेक्ट वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट आ रहा था क्रूड ऑयल का, नॉर्थ सी में मिलता है वो। आई एम नॉट गेटिंग, कमेंट्स में आप लिख सकते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है वो वाला क्वेश्चन, 2012 या 13 में हमने ऑलरेडी एनालाइज किया है, तो उस हिसाब से ये करना था। तो अब आपको क्या करना है, बुलियन क्या है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, यूरेनियम, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सर्च करना है। लेकिन वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट इज़ अ ग्रेड ऑफ क्रूड ऑयल, तो ये वाला
उस क्वेश्चन पेपर के बेसिस पे बनाया था, मतलब कि क्वेश्चन पेपर में एक ऑप्शन आया था और उस ऑप्शन को सर्च किया ना तो वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट आ रहा था। तो आई होप यू आर गेटिंग। एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, ये इंडियन इकोनॉमी नॉन फाइनेंशियल डेबिट इंक्लूड्स। तो इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ये सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट है, लेकिन ये आपको फैक्चुअल इकोनॉमी का क्वेश्चन है, ये आप खुद पढ़ लेना। मतलब कि इसमें कोई लॉजिक नहीं है, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। तो आई होप यू आर गेटिंग व्हाट टेक्निक्स आई एम गिविंग यू, और आप इम्प्रूवमेंट कर पा रहे हो। और बहुत सारे लोग ये रिसेंट वाले वीडियोस देख रहे हैं, लेकिन पुराने वीडियोस भी, आपको रिक्वेस्ट है कि आप पुराने वाले वीडियोस भी जाके प्लीज़ देखना, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जिनको नोट्स चाहिए वो अभी भी नोट्स ले सकते हैं, आई एम ऑलवेज रेडी टू गिव यू नोट्स। थैंक यू सो मच, बाय। अब बचा हुआ एक वीडियो 2020 का शाम को आएगा, और एक वीडियो शायद हम बनाएंगे एक स्ट्रैटेजी वगैरह के लिए। थैंक यू सो मच, बाय।